नेपाल की जेनजी प्रोटेस्ट स्टार्ट होने से पहले ऐसे वीडियोस हर जगह टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर थे। डैडी हामी बिहे गर्ने डैडी आयत मा सुन तो तू 5% टैक्स बढ़ाई दे। ओके थैंक यू डैडी जम Hey Dad, मेरा प्लस टू भैया आई वांट टू गो टू हार्वर्ड। हार्वर्ड सुन तो तू एग्रीकल्चरल टैक्स बढ़ाई दे। ओके और पंचलाइन सेम है कि अगर आप पावरफुल और अमीर हो तो आप कुछ भी खरीद सकते हो पब्लिक के पैसे को दांव पर लगा के। जैसे इस फोटो को देखो, एक लड़का एक क्रिसमस ट्री के सामने खड़ा हुआ है जो बना हुआ है लुई विटॉन, कार्टियर और गुच्ची के डब्बों से। उनका नाम है सौगात थापा, कांग्रेस मिनिस्टर बिंदु कुमार थापा के बेटे। क्रिसमस ट्री का प्राइस करीब 25 लाख रुपए है और उसके हाथ में एक कार्टियर की घड़ी जिसका दाम है 6 लाख रुपए। नेपाली जेनजी के लिए ये क्रिसमस ट्री एक सिंबल बन गया हर चीज के लिए जो गलत है नेपाल के बारे। पर सौगत अकेले नहीं है, इनफैक्ट 3 और लोग हैं जो नेपो बेबी के सिंबल बन गए इन प्रोटेस्ट में। श्रृंखला खातीवादर मिस नेपाल 2018 जिसको पूरा देश एक समय प्यार करता था, उनके पिताजी हैं विरोध खातीवादर जो नेपाल के हेल्थ मिनिस्टर रहे और उनके पति हैं सांभव सिरोहिया जिनके पिताजी कांतिपुर मीडिया ग्रुप के मालिक हैं, नेपाल का सबसे बड़ा मीडिया हाउस। सिरोहिया परिवार पर वैसे ही कई सवाल उठे हैं, जैसे कैलाश सिरोहिया को रिसेंटली अरेस्ट किया गया था क्योंकि उनसे कई नेपाली पासपोर्ट्स बरामद हुए। सांभव की रेपुटेशन भी डैमेज हुई थी जब कुछ साल पहले वो एक कार एक्सीडेंट में पाए गए थे। एलिजिडली वो ड्रंक ड्राइविंग कर रहे थे, पर इसके बारे में आपको कहीं खबर नहीं मिलेगी। श्रृंखला का इंस्टाग्राम होटल, पार्टीज और फॉरेन ट्रैवल से भरा हुआ था, पर पब्लिक सेंटिमेंट फूट गया जब वो एक ट्रैक ले गई थी शेप फॉक्सुंदो लेक में और श्रृंखला और उनके पति ने एक आर्मी हेलीकॉप्टर बोर्ड किया था ताकि वो अपने होटल के पास लैंड कर सके। जब दूसरे ट्रैकर्स को कई दिन चलना पड़ा अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, इन दोनों ने आर्मी हेलीकॉप्टर ले लिया काठमांडू डायरेक्टली तक। न्यूज मीडिया ने कहा कि ये एक रेस्क्यू है। अब हो सकता है कि उन्होंने पैसे दिए आर्मी को इस हेलीकॉप्टर राइड के लिए, पर ये राइड एक सिंबल बन गई कि नेपाल में अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, आर्मी का हेलीकॉप्टर। कुछ ही दिन में श्रृंखला के करीब 1 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कम हो गए और उनके कमेंट्स में सेम डिमांड थी, अनफॉलो नेपो किड्स, अनफॉलो करप्शन। अब इस दूसरे नेपो किड को देखो, जयवीर देवेबा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और एक्स फॉरेन मिनिस्टर के बेटे हैं। जयवीर की सिस्टर इन लॉ एक इन्फ्लुएंसर है जिनका हैंडल है ग्लैम बिहेवियर, रियल नेम सुप्रिया। सुप्रिया के सोशल मीडिया पोस्ट में आपको कई लग्जरी वेडिंग सी फोटोज मिल जाएंगी, चाहे वो यूरोपियन हॉलिडेज हो या फिर दुबई और इंडिया के लिए हेल्थ ट्रिप्स हो। अब ये खुल्लम खुल्ला करना बहुत बेवकूफ़ी की चीज़ है, पर ये क्लियर एग्जाम्पल है कि नेपाल में कितना ओपनली हो रहा था। लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है जब प्रोटेस्ट के दौरान सुप्रिया ने इंस्टाग्राम फोटोज पोस्ट करी पेरिस से। उनका अकाउंट अब डीएक्टिवेट हो गया है। ऐसी सेंसलेस पोस्ट के बाद नेपाली जेनजी ने सुप्रिया और उनके परिवार के हर हैंडबैग, होटल और जयवीर की हनीमून कॉस्ट को फुल्ली डाइसेक्ट किया। फिर है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर प्रचंदा की ग्रैंड डॉटर्स। उनके इंस्टाग्राम रील्स में भी आपको लग्जरी बैग्स मिल जाएंगी और बीच रिजॉर्ट हॉलिडेज की रील्स। अपनी शादी में उन्होंने एक सब्यसाची साड़ी भी पहनी, वही साड़ी जो कटरीना कैफ ने पहनी थी पर एक डिफरेंट कलर में। प्रचंदा खुद तो एक जमाने में एक रेवोल्यूशनरी होते थे, पर एक फोटो में उन्होंने 40 लाख की रोलेक्स घड़ी पहनी हुई है। फिर फाइनल नेपो किड है सौगत, वही लड़का जो क्रिसमस ट्री के सामने पोस्ट कर रहा था। टिकटॉक और इंस्टाग्राम में यंग नेपालीज इसी कॉन्ट्रास्ट के बारे में बात करते हैं कि एक तरफ ये नेपो किड्स अपनी लग्जरी दिखा रहे हैं, वही दूसरी तरफ मोस्ट नेपाली परिवारों के बच्चे ना ढंग के अस्पताल में जा सकते और ना स्कूल्स में। दोनों चीजों के बीच में जो कंट्रास्ट है वो अलग नहीं हो सकता। इस गुस्से की वजह से कई रैप सॉन्ग्स वायरल होते हैं। ड्रिंक देयर ब्लड गेट देम, हैशटैग्स जैसे नेपो किड्स, नेपो बेबीज, आर टैक्सेस देयर लग्जरी वायरल हो जाते हैं। जैसे ये पोस्ट वायरल होते हैं, गुस्सा भी उसी तेजी से बढ़ता है। इंडियन मीडिया में दिखाया गया कि ये प्रोटेस्ट है सोशल मीडिया बैन के बारे में, कि लाखों लोग सड़कों पर आ गए क्योंकि टिकटॉक और इंस्टाग्राम बैन किया जा रहा है, विच इज़ एन एब्सोल्यूट जोक। ये प्रोटेस्ट है जेनजी वर्सेस नेपो बेबीज के बारे में, करप्शन और लैक ऑफ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के बारे में। नेपाल के सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट कंट्रोल की बातें कई महीने से चल रही हैं। जैसे एक नेपाली रिपोर्टर एक न्यूज़ पब्लिश करते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देउबा ने हिल्टन होटल में शेयर्स खरीदे थे। ये स्टोरी वायरल होती है
जिसके बाद वो रिपोर्टर अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसी इंसिडेंट की वजह से सरकार सोशल मीडिया कंट्रोल के बारे में अब ज़्यादा सीरियसली सोचने लग जाती है। अगस्त में नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ने व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक को 7 डे डेडलाइन दी कि उनको गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्टर करना होगा, नहीं तो वो बैन कर दिए जाएंगे। ये रूल आया था पिछले साल के एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद, जहाँ टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। टिकटॉक को रिस्टोर तभी किया गया जब उन्होंने गवर्नमेंट की बात मानी, पर इस टाइम मूड बहुत अलग है। जैसे 3 सितंबर की डेडलाइन पास आती है, मोस्ट प्लेटफॉर्म्स ने साइन अप नहीं किया है और अगली सुबह बैन लागू हो जाता है। ऑफिशियली ये बोला जाता है कि इन कंपनीज ने रजिस्टर नहीं किया, इसलिए इनको बैन कर दिया गया। पर यंग नेपालियों के लिए एक साइन है कि सरकार डेस्परेट है उनको चुप कराने के लिए। कुछ घंटों के अंदर बैन नोटिस के स्क्रीनशॉट्स वायरल हो जाते हैं और नेपो किड्स की मूवमेंट, जो थोड़ी बहुत दबी हुई थी अभी तक, वो पूरी तरह फैल जाती है। एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट की मांग करी जाती है। इन प्रोटेस्ट को जेन ज़ी प्रोटेस्ट का नाम दिया जाता है, एक टर्म जो उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो 1995 और 2010 के बीच में पैदा हुए हैं। सुदन गुरुंग, जो खुद जेन ज़ी नहीं है, वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। वो हामी नेपाल की प्रेसिडेंट है, एक NGO जो क्रिएट हुई नेपाल के भयानक 2015 अर्थक्वेक के बाद। एक समय वो एक इवेंट प्लानर होते थे, पर अर्थक्वेक के दौरान जब एक छोटा सा बच्चा उनकी बाहों में ही मर गया, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी ज़िंदगी इस NGO को डेडिकेट करेंगे। डिज़ास्टर रिलीफ और सरकार की ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। जैसे ही जेन ज़ी प्रोटेस्ट की खबर वायरल होती है, वो अपनी टीम के साथ तुरंत एक्शन स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया बैन के जस्ट पहले हामी नेपाल हर डिजिटल चैनल यूज़ करता है, चाहे इंस्टाग्राम हो, डिस्कॉर्ड हो या फिर टेलीग्राम हो, अपना मैसेज क्लियर करने के लिए अपने कॉलेज बैग्स के साथ, किताबों के साथ, और हो सके तो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनना, क्योंकि पुलिस स्कूल बच्चों के साथ बेरहमी से बर्ताव ना करे। मैसेज बहुत साफ है कि यंग लोग दिखाना चाहते हैं कि वो सिस्टम से कितने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। सुदन का सोशल मीडिया पोस्ट बहुत सिंपल है पर डायरेक्ट है। कई समय से करप्शन ने हमारा फ्यूचर चुराया है, हमारे सपने चुराए हैं और हमारे देश की डिग्निटी भी। ये इनजस्टिस हमारे देश में नॉर्मलाइज हो गया है, पर आज हम बदलाव करना चाहते हैं। वो अनाउंस करते कि प्रोटेस्ट होगी मैतीघर मंडला में, ठीक काठमांडू के बीच 8 सितंबर को। कई यूथ ग्रुप्स और कॉलेज स्टूडेंट्स इस पोस्ट को शेयर करते हैं और प्रोटेस्ट की आवाज़ काठमांडू के हर कोने तक पहुंच जाती है। अगर सुदान गुरुंग प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइजर है, तो बालेंद्र शाह प्रोटेस्ट के सिंबल। 34 साल के बालेन काठमांडू के मेयर हैं, पर वो एक्चुअली एक रैपर और एंटी करप्शन एक्टिविस्ट है। उन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ी इंडिया के विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से, और फिर वो काठमांडू वापस आए सिस्टम को हिलाने के लिए। 2022 में उन्होंने काठमांडू के मेयर इलेक्शंस लड़े इंडिपेंडेंट के तौर पे। उन्होंने सारी बड़ी पार्टीज को हरा दिया और यंग लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हो गए। 7 सितंबर को वो सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं कि कल एक बड़ी रैली होगी। ना कोई पार्टी लीडर, वर्कर, लॉ मेकर या एक्टिविस्ट अपने इंटरेस्ट के लिए ये रैली करेगा। अपनी एज लिमिट की वजह से मैं ये रैली अटेंड नहीं करूँगा, पर मैं इस प्रोटेस्ट को फुल सपोर्ट करता हूँ। उनका ये पोस्ट वायरल चला जाता है और जेन ज़ी बालेन को एक नया पॉलिटिकल लीडर के तौर पे देखती है। ये माना जाता है कि एक दिन वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इसी समय प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली कहते हैं कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, पर वो कंपनीज जो नेपाल में बिजनेस कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं और हमारे लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, उनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब उनसे आने वाली प्रोटेस्ट के बारे में पूछा गया तो पता है वो क्या बोलते हैं? बस अपने आप को जेन ज़ी बोल के आप हर वो हरकत नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हो। पर अब नेपाल में मूड बदल गया है और जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वो मानो एक चिंगारी की तरह है। काठमांडू में सुबह के 9 बजे है और कई स्टूडेंट्स स्कूल यूनिफॉर्म्स पहने हुए नेपाल के पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं। कई नेपाल के झंडे वेव कर रहे हैं, तो दूसरे लोग प्लेकार्ड्स पकड़े हुए करप्शन और सेंसरशिप को एंड करने की मांग कर रहे हैं। सुबह के 11 बजे तक भीड़ अब हजारों तक पहुंच जाती है, पर कुछ ही देर में प्रोटेस्ट एक वायलेंट टर्न ले लेती है। पार्लियामेंट के सामने पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं। प्रोटेस्टर्स कोशिश करते हैं पार्लियामेंट की गेट की तरफ बढ़ने के लिए। अपने हाथ ऊपर खड़े करके वो पुलिस को ये दिखाना चाहते हैं कि उनके हाथों में कोई हथियार नहीं है और वो बस पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आए हैं। पर जैसे वो आगे बढ़ते हैं, लाइव राउंड्स फायर करे जाते हैं।
इसके बाद प्रोटेस्टर्स और ट्रिगर हो जाते हैं और वो पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस जाते हैं और अब अफरा तफरी मच जाती है। सिक्योरिटी फोर्सेस वाटर कैनन्स और टीयर गैस यूज करती है भीड़ को दबोचने के लिए। दोपहर तक काठमांडू के अस्पताल ओवरफ्लो कर रहे हैं घायल लोगों से। न्यूज रिपोर्ट सामने आती है कि पुलिस ने भीड़ पर ओपन फायरिंग करी और 19 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स मारे गए। They kill 20 people tomorrow, yesterday. They are very bad. गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करती है और आर्मी को बोलती है कि उनको सड़क पर तैनात रहना होगा। एक ऐसी चीज जो सालों में नेपाल में नहीं। धीरे धीरे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। Thousands of young people took to the streets. At least 22 people were killed and एक फुटेज में तो आर्म्ड सोल्जर्स पार्लियामेंट के पास सिविल सर्विस हॉस्पिटल में घुस जाते हैं प्रोटेस्टर्स का पीछा करने के लिए। पब्लिक के गुस्से की वजह से होम मिनिस्टर रमेश लेखक शाम को रिजाइन करते हैं और खून खराबे की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। देश में शांति करने के लिए नेपाल सरकार सडनली डिसाइड करती है कि वो सोशल मीडिया बैन को हटा देंगे। प्रोटेस्टर्स गुस्से से लाल तब हो जाते हैं जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि दूसरे लोग एक्चुअली इन प्रोटेस्ट में घुस चुके हैं नेपाल को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और वो ये कहते हैं कि उनके रेजिग्नेशन का सवाल उठता ही नहीं है। अगले दिन एक अनप्रेसिडेंटेड चीज होती है। They have pushed the police all the way back over this way, all the way down. We've just come from there where that Skyland lounge is. Has come up here. They're trying to get into this gate. क्योंकि सुबह हजारों लोग सड़कों पर वापस उतरते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। Because people are saying this is for social media. No, this is for like corruption. Because our like child, like our brother and sister, like 17, 18, they just died. They've just been shot. They're murdered. Yeah, I know. एक यंग प्रोटेस्टर बोलते हैं कि हम इन बुजुर्ग लीडर्स को हटाना चाहते हैं। हम इन सारे लीडर्स से तंग आ चुके हैं। पिछले 10 सालों में नेपाल ने 7 प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं और ये सभी लोग सेम एलीट ग्रुप का हिस्सा हैं जिनको 3 आदमी कंट्रोल करते हैं, केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर द्यूबा और पुष्पा कमल दहाल या फिर प्रचंदा। प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि वो तीनों आदमियों से तंग आ चुके हैं। चीजें और वॉलेटाइल हो जाती है जब धुआं उठने लगता है मिनिस्टर्स के घरों से। इन घरों को आग लगाने के बाद कई प्रोटेस्टर्स फिर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। I cannot believe my eyes right now. The whole of Parliament is on fire. The whole building is burned through. What the f*** am I witnessing right now? We won! We won! Corruption lose! We won! Corruption lose! ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। कई नेपाली लोग इंडोनेशिया के प्रोटेस्टर्स से इंस्पायर्ड हुए जिन्होंने अपनी पार्लियामेंट की बिल्डिंग जला दी थी। जैसे ही पार्लियामेंट में आग लगती है कई लोग चिल्लाते हैं, केपी चोर देश छोड़, प्राइम मिनिस्टर ओली पर निशाना साधते हुए। फिर वो प्राइम मिनिस्टर के लिए आते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर तो घर पे नहीं है कि आर्मी ने उनको एक सीक्रेट लोकेशन में पहुंचा दिया है। ये इंसिडेंट दिखाता है कि प्रोटेस्ट बस काठमांडू में नहीं हो रही बल्कि दूसरे हिस्सों तक पहुंच चुकी है। पोखरा में प्रोटेस्टर्स इस आदमी के घर में घुस जाते हैं और घुसकर वो ब्रांडेड शूज दिखाते हैं दूसरे लोगों को, वही फैंसी ब्रांड्स जो इन प्रोटेस्ट के सिंबल बन गए। डेमोन्स्ट्रेटर्स सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉपर्टीज को अटैक करते हैं, ये दिखाते हुए कि हम कोई 1-2 पॉलिटिकल ग्रुप्स को टारगेट नहीं कर रहे, हम पूरे सिस्टम से ही तंग आ चुके हैं। काठमांडू में देश के एक नए लग्जरी होटल हिल्टन पर भी आग लगा दी जाती है। एक ऐसा होटल जो बस पिछले साल ही खुला था। हिल्टन टारगेट किया जाता है क्योंकि ये अफवाह है कि उसके पार्शियल ओनर एक्स प्राइम मिनिस्टर द्योबा के बेटे जयवीर सिंह है। एक बहुत पॉश स्कूल उलन्स पर भी आग लगाई जाती है क्योंकि माना जाता है कि सेम परिवार उस स्कूल का ओनर है। एक शॉकिंग वीडियो में भीड़ एक्स प्राइम मिनिस्टर और उनकी बीवी को अटैक करते हुए दिखती है। फाइनली कई लोग कांतिपुर मीडिया ग्रुप की ऑफिसेज पर भी आग लगा देते हैं।
वो आर्ग्यू करते कि कांति मीडिया ग्रुप अब खबर नहीं छापता बल्कि प्रोपेगेंडा छापता है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ा जाता। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर JN खन्ना के घर को भी नहीं बख्शा जाता। इस केओस के चलते प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली फाइनली रिजाइन करते हैं। Nepal's prime minister has resigned a day after 19 people were killed in protests over a social media ban. वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए आर्मी बुलाई जाती है, पर वायलेंस रुकता नहीं है। वो प्रोटेस्ट जो स्टार्ट तो पीसफुली हुई थी, अब इन्हीं प्रोटेस्ट में दंगे और लूटिंग भी हो रही है। वेडनेसडे सुबह तक सबसे हाई प्रोफाइल इंसिडेंट होता है जब भात भटेनी सुपरमार्केट, नेपाल की सबसे बड़ी रिटेल चेन के कई स्टोर्स पर आग लगाई जाती है। वही मूवमेंट जो पॉलिटिकल चेंज के लिए स्टार्ट हुई थी, अब वो एक फ्री फॉर ऑल है, जिसको जो चाहिए, जो भी तोड़ना है वो तोड़ सकता है। 3,500 से ज़्यादा इनमेट्स जेल से भाग जाते हैं। 13,500 prisoners have escaped from jails. सिचुएशन तभी इम्प्रूव होती है जब नेपाल की आर्मी पॉलिटिकल कंट्रोल ले लेती है। अब फोकस वायलेंस से वापस पॉलिटिक्स पर जाता है। जनजी मूवमेंट के लीडर्स, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मजबूर कर दिया रिजाइन करने के लिए, अब चाहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के रिप्लेसमेंट को चुने। एक नाम उभरता है, सुशीला कर्की, 73-year-old फॉर्मर चीफ जस्टिस नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की। वो नेपाल में एक प्रोमिनेंट फिगर है जिन्होंने कई बड़े केसेस पर प्रिसाइड किया है। बालेन शाह भी कहते हैं कि वो सुशीला कर्की को सपोर्ट करेंगे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। 12 सितंबर को सुशीला कार्की नेपाल की प्राइम मिनिस्टर बनती है, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर। अपने पहले एड्रेस में वो देश को बताती कि उनका रोल टेम्पररी है और उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी स्टेबिलिटी को रिस्टोर करना है, वो लोग जो मारे गए उनको जस्टिस देना है और नई सरकार बनानी है। नेपाल के प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को डिसॉल्व करते हैं और अनाउंस करते हैं कि फ्रेश इलेक्शंस 5 मार्च को होंगे। पर एक बात क्लियर है कि ये प्रोटेस्ट एक नतीजा है उन सालों की फ्रस्ट्रेशन का जिनको कई साल से नेपाली यूथ सह रहा है। और इस फ्रस्ट्रेशन को समझने के लिए आपको समझना होगा नेपाल का क्रेजी और कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम। लोगों को लगा था कि ये फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी 2008 में। 2008 क्यों? जब नेपाल की 250 साल की मोनार्की अबॉलिश हुई। मॉडर्न डे नेपाल को बनाया गया था जब आसपास की टेरिटरीज को यूनिफाई किया राजा पृथ्वी नारायण शाह ने 18वीं सेंचुरी में, जिसके बाद उनके डिसेंडेंट्स नेपाल पर राज करते रहे। अब आपको लगेगा कि मोनार्की की वजह से तो बहुत स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ आएगी, पर इनफैक्ट ये मोनार्की चल रही थी डोमिनेशन की वजह से, डर की वजह से। ये माना जाता था कि राजा भगवान विष्णु का अवतार है, इसलिए राजा पर सवाल करना भी गुनाह था। 1846 में एक पावरफुल मिलिट्री कमांडर जंग बहादुर राणा ने एक कू किया, जिसके बाद उनका परिवार मानो नेपाल को रूल करता रहा। राणा परिवार ने ये डिसाइड किया कि वो नेपाल को दूसरी दुनिया से अलग रखेंगे। ये बदला 20वीं सदी में, जब इंडिया अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। तब नेपाली यूथ भी फ्रीडम और डेमोक्रेसी के आइडिया से इंस्पायर्ड हुए और नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जैसी पॉलिटिकल पार्टीज बनी, जिन्होंने नेपाल में डेमोक्रेसी की मांगे रखी। 1950 में बड़ी बड़ी प्रोटेस्ट के बाद जो राणा परिवार की रेजीम थी वो कोलैप्स हो गई। पावर वापस चली गई शाह परिवार के पास और राजा ने प्रॉमिस किया कि वो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे नेपाल के लिए। लोग ये मान रहे थे कि अब डेमोक्रेसी स्टार्ट होगी, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। जो राजा है वो आर्मी को कंट्रोल करते हैं, फॉरेन अफेयर्स को, और उनके पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द भी कर सकते हैं। राजा के खिलाफ हर क्रिटिसिज्म को एंटी नेशनल माना जाता है। करप्शन फैला और नेपाल गरीब और अंडर डेवलप्ड ही रहा। पर 1990 में एक शॉकिंग चीज होती है। हजारों लोग काठमांडू के रॉयल पैलेस के बाहर जमा हुए और उन्होंने राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट करी। पुलिस और आर्मी ने रिस्पॉन्ड किया और कई प्रोटेस्टर्स को मार डाला। एक रिबेल ग्रुप, जिनको अब माओवादी कहा जाता है, उन्होंने एक आर्म्ड रेवोल्यूशन स्टार्ट किया 1996 में। उनका मकसद था राजा को हटा देना और एक मार्क्सिस्ट इंस्पायर्ड रिपब्लिक बनाना। इस रिबेलियन के साथ फिर एक वायलेंट सिविल वॉर स्टार्ट होती है नेपाल में। राजा ने अपनी रॉयल नेपालीज आर्मी और पुलिस को आदेश दिया कि वो इस इंसर्जेंसी को तोड़ डाले। 10 साल और 17,000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने के बाद 2006 में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ और फाइनली मोनार्की एंड हुई।
देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पुष्पा कमल दहाल, जिनको प्रचंडा कहा जाता है, जो इस माओवाइस्ट रेवोल्यूशन के लीडर हैं। पर ऑलमोस्ट इमीडिएटली पॉलिटिकल पार्टीज के बीच डिसएग्रीमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि नेपाल का एक्चुअली पॉलिटिकल फ्यूचर कैसा होगा। मेन डिसएग्रीमेंट है कि कौन से ग्रुप के पास कितनी पावर होगी हमारे देश में। माओवाइस्ट चाहते थे कि एथनिक माइनॉरिटीज जैसे मधेसीज को अपनी प्रोविंसेस मिलनी चाहिए, जबकि नेपाली कांग्रेस का मानना था कि इससे देश के बीच में एक बंटवारा हो जाएगा। 2012 में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस ही कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ये एग्री नहीं कर सकती कि कौन सी प्रोविंसेस होगी, कहाँ बॉर्डर होगी और कौन कंट्रोल करेगा। नेपाल की पॉलिटिक्स में इंस्टेबिलिटी अब बहुत कॉमन हो जाती है। सरकारें और प्राइम मिनिस्टर ऐसे बदलते हैं जैसे मानो लोग अपने कपड़े बदलते हो। 2008 के बाद 17 सालों में 14 गवर्नमेंट्स आती हैं। 3 आदमी अपने बीच म्यूजिकल चेयर्स खेलते हैं, ओली, प्रचंडा और शेर बहादुर देओबा, और इन तीनों की वजह से करप्शन अपनी ऊंचाई में है। वही माओवाइस्ट जो एक समय रेवोल्यूशन कर रहे थे, वो भी इतने ही करप्ट है जितने दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स। प्रचंडा जो इस रेवोल्यूशन का सिंबल बने थे, उनके करप्शन का मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। 2012 तक वो 1500 स्क्वायर मीटर के मकान में रहने लग जाते हैं, जिसकी कॉस्ट करीब 20 करोड़ रुपए है, और जहाँ 70 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। उनके बेटे को सरकार से 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए, जिससे कई लोकल लोग बहुत गुस्से में हैं। अब ये पैसा तो वापस कर दिया गया था, पर ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है नेपाल की पॉलिटिक्स में करप्शन के बारे में। अप्रैल 2015 में वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर्स अर्थक्वेक्स नेपाल को स्ट्राइक करता है। 9,000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और 25 लाख डिस्प्लेस हो जाते हैं। पूरे गांव कुचल दिए जाते हैं। अब इतनी तबाही देखकर कई इंटरनेशनल डोनर्स कहते हैं कि वो नेपाल को सपोर्ट करेंगे और वो उनको $4 बिलियन देते हैं एड में। सरकार और ऑपोजिशन पार्टीज एक नई एजेंसी बनाते हैं, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी, रीबिल्डिंग को मैनेज करने के लिए। पर करप्शन ने रिकंस्ट्रक्शन को भी तोड़ डाला। 9 महीने लगते हैं इस एजेंसी के लीडर को अपॉइंट करने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं कि उनका आदमी लीडर बनेगा एजेंसी का। इसके बाद भी 1 साल में 3 बार लीडरशिप चेंज होती है। $4 बिलियन में से बहुत छोटा सा पैसा लोगों के पास पहुंचता है। आज भी आधे से ज़्यादा हेल्थ क्लिनिक्स और हॉस्पिटल जो अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हुए थे, अभी भी अनरिपेयर्ड है। करप्शन की वजह से पॉलिटिकल एलीट तो मौज में है, पर जो आम आदमी है वो तड़प रहा है। नेपाल की कई रिमोट कम्युनिटीज़ आज भी बस टिन के घरों में ही रह रही है, और ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है। इन तीनों लीडर्स का नाम बार बार करप्शन स्कैंडल्स में है। जैसे प्रचंडा को ले लो। नेपाल की 2006 की सिविल वॉर के बाद एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके बाद माओवाइस्ट फाइटर्स को पैसा दिया जाएगा खाने, हाउसिंग और अलाउंसेस के लिए। 2007 से 12 के बीच करोड़ों नेपाली पैसे इस चीज के लिए एलोकेट हुए थे, पर 2024 में पता चलता है कि इसमें से मोस्ट पैसे एक्चुअली माओवाइस्ट लीडर्स ने हड़प लिए, और ये करप्शन करने के लिए उन्होंने ये तरकीब निकाली। जहाँ असलियत में 7,000 माओवाइस्ट फाइटर्स को पैसे की जरूरत थी, इन लीडर्स ने बोला कि ये नंबर एक्चुअली 35,000 है, और इन सब लीडर्स ने कई बार एक साथ काम किया करप्शन करने के लिए। जैसे यूनाइटेड नेशंस ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, जहाँ कुछ भूटानीज लोगों को यूएस में रेफ्यूजी स्टेटस दिया जाएगा, पर कई नेपालीज ने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए ताकि वो यूएस पहुंच पाए, और इसमें दोनों प्राइम मिनिस्टर केपी ओली और प्राइम मिनिस्टर देओबा शामिल थे। इनफैक्ट ये पाया गया कि प्राइम मिनिस्टर देओबा की बीवी घूस ले रही थी लोगों को ये फेक रेफ्यूजी स्टेटस देने के लिए। एक विक्टिम की ऑडियो रिकॉर्डिंग ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर देओबा की बीवी ने 1.5 करोड़ रुपए कमाए इस चीज से। इसलिए इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि प्रोटेस्टर्स ने हिल्टन होटल जला दिया जब उनको ये पता चला कि इसके ओनर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देओबा और उनकी बीवी हैं। चाहे अर्थक्वेक हो या फिर कोविड हो, करप्शन स्कैंडल्स अब बहुत आम बात हो गई है, और इसी करप्ट सरकार का विरोध करने के लिए लाखों नौजवान सड़कों पे उतरे। This protest is not against the social media ban. All the Nepalese citizens are fed up of corruption. This is against the big corruption that these ministers have done for the past 2 decades. Every youth are going outside the country, so we want to protect our youth and make the country's economy better. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेपाल की इकोनॉमी में नौकरियों की। अगर आपको नौकरी चाहिए ढंग की, तो आपको देश ही छोड़ना पड़ता है। राज्यले पनि युवाहरूलाई चाहिँ आफ्नो काम गर्ने अवसर नदिलाइदिएर हो। अब बेरोजगारी मुख्य कारण के हो भने शैक्षिक नीति नै हो। साथमा शिक्षामा व्यावहारिकता, वैज्ञानिकता र व्यावसायिकता हुनुपर्ने हो। 2023 में
7,40,000 नेपाली देश छोड़ के गए कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर सेक्टर में नौकरी करने के लिए। प्रणय राणा, एक नेपाली जर्नलिस्ट, कहते हैं कि मानो नेपाल के अब हर परिवार में एक ना एक सदस्य है जो बाहर नौकरी करता है या करना चाहता है। अगर आपके परिवार के पास पैसा है तो आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर यूएस जाओगे। थोड़ा कम पैसा है तो साउथ कोरिया, रोमानिया या पोर्चुगल। बिल्कुल पैसा नहीं है तो मलेशिया या फिर मिडिल ईस्ट। और अगर एकदम ही गरीब हो तो इंडिया। इसीलिए आपको इन सारे देशों में नेपाली मिलेंगे जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं या फिर फूड डिलीवरी कर रहे हैं। नेपाल की इकोनॉमी इन लोगों के पैसे से ही चल रही है जो वो अपने परिवार को वापस भेजते हैं। आप इस ग्राफ को ही देख लो। नेपाल की ऑलमोस्ट 1/3 इकोनॉमी इसी पैसे पर डिपेंडेंट है। आज एक एवरेज नेपाली साल में 1.5 लाख से कम कमाता है, जो पाकिस्तान से भी कम है। कोविड के बाद तो देश के फॉरेन रिजर्व्स इतने कम हो गए कि नेपाल के सेंट्रल बैंक ने इंपोर्ट्स पर ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो आप गाड़ियां और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। अब ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से बिजनेस एक्टिविटी कम होती है, लोग अपने बिजनेस में कम इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं, स्टॉक मार्केट से लोग पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है, जो भी थोड़ी बहुत वैल्यू बचती है कंपनीज की वो भी चली जाती है। और एक आम आदमी जो नौकरी के बारे में सोच रहा है, सपने देख रहा है, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। जबकि पॉलिटिकल एलीट तो अभी भी मौज में है। यंग नेपालीज कई समय से सोशल मीडिया को यूज करके अपनी मांगों को आगे ला रहे हैं। और ये गुस्सा जो कई सालों से पनप रहा था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन के चलते, इन जेनजी प्रोटेस्ट में दिखता है। पर इन जेनजीज को ये भी रियलाइज करना होगा कि रेवोल्यूशन लाना तो सबसे आसान चीज़ है। प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन तो बहुत आसान है, मुश्किल काम आएगा अब। बांग्लादेश और श्रीलंका के एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि पार्लियामेंट को जलाना कोई गारंटी नहीं है बेटर फ्यूचर की। वो डिपेंड करता है कि पावर आएगी किसके हाथ में। बांग्लादेश के सो कॉल्ड रेवोल्यूशन की वजह से उनकी सोसाइटी और इस्लामिस्ट हो गई है, जिसकी वजह से दोनों इकोनॉमी और सिविल सोसाइटी अब स्ट्रगल कर रही है। इसके बावजूद कि अभी बांग्लादेश की लीडर एक नोबेल लॉरिएट है, तो लोगों पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है। और ये नेपाली यूथ को पता होगा, क्योंकि ये प्रचंडा जिन्होंने कई साल पहले एक रेवोल्यूशन प्रॉमिस किया था, उनकी फैमिली अब ऐसे फोटोज में पाई जाती है।